पंप के रूप में कार्य करता है और यह निरंतर धड़कता रहता है। क्या करता रहता है? निरंतर रब-डब की ध्वनि करता रहता है, धड़कता रहता है। ठीक है, क्या करता रहता है भाई? धड़कता रहता है। चलिए तो आगे और धड़काते हैं इसको, है ना। का दिल धड़कता है, ये तो है ही, नेचुरल धड़कता है, तो गाना भी बना दिया लोगों ने। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। यह बिल्कुल असंभव है प्रतीत होता है। भाई अपने संसार में भी ऐसा कोई पंप नहीं बना जो परमानेंट धड़कता रहे। ठीक है, और रही बात दिल या फिर हार्ट की, तो ये तो भाई कितना धड़केगा, 100 साल तक, 120 तक, फिर मामला खत्म है, फिर ये बुढ़ा हो जाता है, काम करना बंद कर दिया, आदमी गया ऊपर। ठीक है ना, इसने जिस दिन काम करना बंद कर दिया ना, जिस दिन ये धड़कना बंद हो गया ना, तो चला जाएगा, टिकट कट जाएगा परमानेंट। जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है, यह बिल्कुल असंभव है। क्या है? असंभव। अरे भाई टेक्नोलॉजी ने ऐसा पंप नहीं बनाया जो कई हजारों वर्षों तक मतलब कंटिन्यू काम कर सके। फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। हृदय के बारे में और कर लेते हैं भाई, कितने भाग होते हैं, है ना, कर ही लेते हैं। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका होता है। अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का आमाप मानी साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होता है, क्या होगा? ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए, ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने के लिए पहली सोच रही है भाई, क्या क्लैश हो गया है? पहली सोच रही है, क्या क्लैश हो गया? पहली सोच रही है कि हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होता है होगा और किस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त होगा। सोचते हैं भाई, पहले को भी सोचने दो। आप जरा देखो, हृदय में कितने भाग होते हैं? 4। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं, ये 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं, अलिंद जिसे बोलते हैं, आलिंद होते हैं। ऊपर की जो 2 कक्ष होते हैं आलिंद, और नीचे के होते हैं निलय। नीचे के क्या होते हैं? निलय होते हैं। नीचे के 2 कक्ष निलय होते हैं। क्या होते हैं? निलय होते हैं। क्या होते हैं? निलय होते हैं, निलय कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देता है। ठीक है, मानी जो इसमें दीवारें बनी होती हैं, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त और ऑक्सीजन वाले रक्त को मिलने नहीं देता है। ऑक्सीजन वाले रक्त को क्या नहीं करने देता है? मिलने नहीं देता है। क्या नहीं करने देता है? मिलने नहीं देता है। परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए हृदय के दाएं और बाएं आरंभ करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, ये हमारा हार्ट, क्या है? हमारा हार्ट है। दिख रहा है आप लोगों को? आप जरा देख लो इसमें क्या क्लैश है, क्या क्लैश नहीं है। सारी कहानी इसी की है ना, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ये जिस दिन बंद हुआ उस दिन हमारा भी काम खत्म। ठीक है, तो देखो भाई, ऊपर वाले तो क्या रहते हैं? आपके आलिंद होते हैं। ऊपर वाले ये होते हैं आलिंद, ऊपर के ये आलिंद है। ठीक है, ये वॉल्व है, ये क्या है? वॉल्व। ये भी क्या है? वॉल्व है। ठीक है, ये वॉल्व लगे हैं। वाल्व बोले तो ढक्कन, जो एक आलिंदों के अंदर से नीले में भेजने का काम करते हैं। आलिंद से नीले में भेजने का काम करते हैं। ठीक है, वॉल्व लगे होते हैं। तो ऊपर वाले ये जो भाग है, ये आपका नीले का भाग है। इधर भी ये नीला ही है। ठीक है, इधर भी क्या है? नीला। ऊपर वाले नीला होते हैं और नीचे वाले जो बचे हैं, नीचे वाले
ये जो दिख रहे हैं आपको, ये है आपके क्या है, ये है आपके आलिंद, क्या सॉरी, ऊपर वाले आलिंद होते हैं, नीचे वाले नीले होते हैं। नीचे वाले क्या होते हैं मेरे भाई, नीले होते हैं, ऊपर वाले क्या होते हैं, आलिंद होते हैं, आलिंद होते हैं, आलिंद होते हैं। अब जरा देखो इनके अंदर क्या है, इनके अंदर ये भित्ति विभाजन है, ये दिख रहा है ना ये, ठीक है, माने कक्षों के बीच का विभाजन दीवार है ये, ठीक है, कक्षों के बीच की विभाजन दीवार है। मानव हृदय का काट चित्र है, मानव हृदय का क्या है, काट, मानव हृदय का है। लो भाई, तो आगे अपने पास क्या है, तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए कीजिए और इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है। जहाँ ये वह शेष शरीर में पंप होता है। शेष शरीर में क्या होता है मेरे भाई, पंप होता है। आगे आएगा है तो आगे तो किडनी आ गई अपनी, गुर्दा, गुर्दा, किडनी। आगे है हृदय स्पंदन, हृदय धड़कन। हृदय काहे को धड़कता है? काहे को धड़कता है? इसमें करंट लगता है भाई, करंट का झटका है इसमें, इसीलिए धड़कता है। कुछ तो है, मानिए करंट है इसमें, क्या है, करंट, कुछ तो है इसमें, इसी के कारण धड़कता है, धक 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 धक, लब ढब लब ढब। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती हैं और ये पेशियां लयबंद रूप से संकुचित और विश्रांति करती है। यह लयबंद संकुचन और उसके बाद होने वाला लयबंद विश्रांति दोनों मिलाकर हृदय स्पंदन माने हार्ट बीट कहलाती है। क्या कहलाती है? 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 हार्ट बीट कहलाती है। याद रखिए, हृदय स्पंदन जीवन के हर क्षण होता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखते हैं तो अपने हृदय स्पंदन माने धड़कन को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय धड़कन या हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? स्टेथोस्कोप। डॉक्टर के पास देखा, जो कान में लगा के दिल पे लगाता है, धक 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 करता रहता है, ठीक है ना। वो प्यार से आराम से रखता है, नहीं तो कान फूट जाएंगे उसके, ठीक है ना। क्या फूट जाएंगे? कान के पर्दे फट जाएंगे। इसीलिए वो आराम से रखता है और हमारे हृदय को कितनी बार धड़क रहा है वो चेक करता है कि ज्यादा बार तो नहीं धड़क रहा है, कम बार तो नहीं धड़क रहा है। अगर इसमें कफ भर जाए, माने ये जो सांस लेते हैं ना उसको भी चेक करता है। अगर हम सांस ले रहे होंगे तो पता लग जाएगा, माने कफ भर गया होगा ना फेफड़े में, तब भी पता कर लेता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। आवाज अलग बदल जाती है फेफड़े की भी, ठीक है ना। इसकी फेफड़े की भी आवाज बदल जाती है। इसके अंदर एक नोड होता है, सिनोएंट्रल नोड, ठीक है ना। वहीं से ही करंट उत्पन्न होता है। क्या? हृदय के अंदर एक नोड होता है, सिनोएंट्रल नोड, वहीं से ही क्या होता है? करंट उत्पन्न होता है और यह धड़कन वहीं से ही कंटिन्यू रखता है इसको। चले यार, चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंदन की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर दो ईयरपीस माने श्रोतिका लगे होते हैं जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं से स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन करता है, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता
मिलती है। क्या मिलती है? सहायता मिलती है। क्या मिलती है? सहायता मिलती है। आइए हम अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाना सीखें। ठीक है, तो यहाँ एक मॉडल बनाना सीख रहे हैं। हमें मॉडल की ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है क्या आप लोगों को ज़रूरत? बनाना चाहते हैं स्टेथोस्कोप? ये रहा। ठीक है, क्या होता है स्टेथोस्कोप? आपको दिख गया? डॉक्टर कान में लगाता है, ये तो चेस्ट पर लगाता है, सीने पर लगाता है। ये श्रोतिकाएं होती हैं जो कान में लगाता है डॉक्टर। इनको कहाँ लगाता है? कान में लगाता है। और यहाँ हृदय पे रखकर धड़कन को देखता है कि कितनी धड़कन आ रही है। और फेफड़े, जब खांसी हो जाती है तब फेफड़े की ध्वनि सुनता है कि कहीं कफ अफ तो नहीं हो गया, खांसी वगैरह हो जाती है तब जाके। ठीक है, तब भी इसी से वो चेक। ठीक है ना, ये देखो नलकी से लगा के चेक कर रहा है भाई साहब, स्टेथोस्कोप मॉडल तैयार करके। ठीक है, ध्वनि सुन रहा है। क्या सुन रहा है? ध्वनि सुन रहा है। सुन दे भाई, तो ध्वनि सुन दे, कुछ और सुन दे। चले, अब इसकी कहानी जानते हैं जरा। मानी रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। एक साइंटिस्ट था विलियम हार्वे। ठीक है, क्या था? एक साइंटिस्ट था विलियम हार्वे। उसने क्या थी? रक्त परिसंचरण की खोज की थी। 1578 से 1657, मानी 1578 में उसका जन्म हुआ था और 1657 में वो भगवान के पास पहुंच गया था मिलने के लिए। ठीक है, नामक एक चिकित्सक ने की थी जो अंग्रेज थे। उनसे यानी तो उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता है। क्या करता है? दोलन करता रहता है। और इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और उन्हें परिसंचारी मानी सर्कुलेटर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया था। अधिकांश जो रोगी थे उन्होंने क्या कर दिया था? उपचार कराना बंद कर दिया था। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उसके विचार को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। मानी जैसे उनकी डेथ हुई उसके बाद उनको मिल गई थी कि बिल्कुल सही बोल रहा था वो विलियम हार्वे है। और लोगों ने क्या करवा दिया? इलाज करवाना ही बंद कर दिया। हद हो गई भाई, एक अच्छी तरीके से उसने खोज की थी और उसकी ऐसी तैसी कर दी डॉक्टर की। है? कुछ लोग होते हैं ऐसे जो किसी दूसरे को कमा के नहीं खाने देते हैं। ठीक है ना, क्या होता है? कमा के नहीं खाने देते, बेचारे की हालत खराब कर देते हैं, जबकि उसने कुछ अच्छा किया है समाज के लिए। ठीक है, समाज के लिए समझो, चाहे तो मानवता के लिए समझो। बूझो जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है? स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। जिस जल में वे रहते हैं वहीं उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, मानी हाइड्रा और स्पंज में रक्त नहीं होता है, इसका मतलब। ठीक है, क्या नहीं होता है? हाइड्रा और स्पंज में रक्त नहीं होता है। आइए हम हमारे शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के बारे में भी क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्या कर लेते हैं? अध्ययन कर लेते हैं। जंतुओं में उत्सर्जन। ठीक है, अब आगे उत्सर्जन पर। अब तक तो क्या चल रहा था? परिसंचरण चल रहा था, अब चल रहा है उत्सर्जन। भाई हम उत्सर्जन, श्वास लेने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड निकलती है वो भी एक तरीका का उत्सर्जन ही है। और नाइट्रोजनी जो पदार्थ अपनी बॉडी में बनते हैं उनको कहाँ से उत्सर्जन होता है, कैसे करते हैं, वो हम समझेंगे। आपको याद होगा कि हमारे के शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्च वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है।
यह भी ध्यान में रखिए कि अपचित यानी अपचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम यह मालूम करें। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से हैं? जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांश ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं, और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र भी है, ठीक है, उत्सर्जन सिस्टम भी है, उत्सर्जी अंग भी है। जैसे पहला उत्सर्जी अंग तो अपने पास नॉर्मली किडनी है। क्या है? किडनी है। दूसरा उत्सर्जन कौन करता है? हमारी स्किन भी करती है। क्या करती है? स्किन भी उत्सर्जन का कार्य करती है। इसका कार्य करती है, स्किन भी उत्सर्जन का कार्य करती है। कौन? स्किन भी उत्सर्जन का कार्य करती है। क्या करती है? स्किन भी उत्सर्जन का कार्य करती है। चलते हैं आगे। कितने पन्ने हैं जरा ये तो मैं चेक कर लूं। 70 तो थोड़ा सा बचा है। किडनी आ जाएगी फिर। और भाई कमी को ना थोड़ी थोड़ी भगवान अल्लाह पन्ना बना चाहिए तो जा। जंतुओं में उत्सर्जन अब मानव में उत्सर्जन पैसे पड़ेंगे। चलो भाई आ गया मानव उत्सर्जन तंत्र। थोड़ा पानी पी लूं फिर मैं भी उत्सर्जन करके आऊंगा। पहले पानी पी लेता हूँ। चलिए भाई, रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यह किस प्रकार होता है? इसके लिए रक्त को छानने की आवश्यकता पड़ती है। रक्त को छानने की आवश्यकता पड़ती है। कौन छानता है? किडनी छानती है भाई। किडनी जानते हो आप किडनी कहाँ होती है? किडनी कहाँ होती है जानते हो? किडनी होती है भाई हमारी कणिया में। कणिया का मतलब ये जो रीढ़ की हड्डी है, इधर 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 पीछे होती है। देख रही है? यहाँ पर होती है। दिख रहा है क्या? ठीक है। मानी ऊपर से जैसे जाएंगे हमारा जो पेट होगा, पेट के पीछे की तरफ होती है। ठीक है ना? कहाँ होते हैं? पेट के पीछे की तरफ दो गोल गोल होते हैं गुर्दे। ठीक है? क्या होते हैं? दो गोल गोल गुर्दे होते हैं। उनका चित्र यहाँ पे दिखाया गया है, अभी आपको दिखाएंगे। तो होती है यह व्यवस्था वृक्क। क्या बोलते हैं इसे? वैसे नॉर्मल में वृक्क बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में गुर्दा। कड़े जो छक तो गुर्दो छको गुर्दो है। मेरे से लड़ने को गुर्दा होता है क्या तेरे में? है क्या? जबकि कलेजा होना चाहिए। गुर्दा लड़ने के काम में थोड़ी आता था, टॉयलेट छाड़ने के काम में आता है। कलेजा होना चाहिए, ताकत है ना। अब बोलते तेरे में है क्या? गुर्दा है क्या जो मेरे से लड़ सके? हैं? बोलते ना लोग, अरे गुर्दा नहीं भाई कलेजा होना चाहिए, है ना। जिगरा, जिगर, ठीक है ना, वो होना चाहिए। बोलते नहीं बोलते? ये तो टॉयलेट छानने के काम में आते हैं, बेचारा लड़ने के काम थोड़ी आती है। क्या काम में आते हैं? लड़ने के काम नहीं आती है। हाँ समझे? तो ये तो क्या होती है? किडनी होती है। ये टॉयलेट छानने का काम करती है। जो ब्लड के अंदर टॉयलेट होता है ना, उसको छानने का काम हमारी किडनियां करती है। लड़ने का काम नहीं करती किडनी। ये तो बेचारी अपनी जगह स्टेबल कहाँ रहती है। इसे कोई मतलब नहीं, इसे सारा दिन अपने टॉयलेट छानने से मतलब है। क्या करने से मतलब है?
टॉयलेट छानने से मतलब है जो ब्लड के अंदर नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, यूरिया वगैरह होते हैं, इनको छानकर ये टॉयलेट की थैली में इकट्ठा करने का काम करती है। ठीक है, ये खराब हो जाती है तो बेटा मिलती भी नहीं है, क्या मिलती भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से किसी की मिल जाती है, अगर कोई दे दे घर वाला तो, नहीं तो आदमी गया काम से, है ना। डायलिसिस करवाना पड़ता है, कृत्रिम अपहरण बोलते हैं जिसे, क्या बोलते हैं, कृत्रिम अपहरण बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं, इसमें होगा वो हम पढ़ेंगे। में उपस्थित रक्त कोशिकाओं में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिया या हटा दिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में होता है। क्या मूत्राशय में होता है, ठीक, मूत्राशय माने मूत्राशय एक थैली होती है, वहां पर होता है। वृक्कों में मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है और मूत्रवाहिनियां नली के आकार की होती है और मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशी नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। आ गया भाई ये लोग किडनी, ठीक है, ये अपने आ गए किडनी आ गए। देखिए किडनी ये है किडनी, रीनल बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं बाबा, रीनल। ये हो गई एक, ये हो गई दो, रीनल होती है, दो किडनी होती है, ठीक है ना। गुर्दा वृक्क इन्हीं को ही बोलते हैं। फिर ये क्या करती है, ब्लड को छानने का काम करती है, क्योंकि ये आ रही है ना ब्लड वेसल, ठीक है, ये ब्लड वेसल आ रही है। ब्लड के अंदर भाई क्या रहता है, टॉयलेट उपस्थित रहता है, नाइट्रोजनी पदार्थ उपस्थित रहता है, यूरिया उपस्थित रहता है, उसको ये क्या करती है, छानती है, छानने का काम करती है। इसमें छोटे छोटे नेफ्रॉन लगे रहते हैं, क्या लगे रहते हैं, नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन ही क्या करते हैं, किडनी को छानने का काम करते हैं, ठीक है ना। सॉरी, किडनी में जो ब्लड आता है उसको छानने का काम करते हैं। शुद्ध ब्लड को तो वापस ही शरीर में भेज देती है और जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं उसको कहाँ भेज देती है, इस नलकी के द्वारा इसमें भेज देती है। ये क्या है भाई, टॉयलेट की थैली है, क्या है ये, टॉयलेट की थैली है इतनी, क्या है ये, इतनी टॉयलेट की थैली है, ठीक है ना। क्या है, पूरी की पूरी टॉयलेट की थैली होती है। इसमें से भी जो ब्लड छनता है इसमें आता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, इसमें क्या रहता है, इकट्ठा होता रहता है। जब भर जाता है तो हमें लग जाती है टॉयलेट, क्या लग जाती है, हमें लगती है टॉयलेट, और फिर बगते हम टॉयलेट करने, कहाँ बगते हैं, टॉयलेट करने। जैसे ही भर जाता है फिर हमें टॉयलेट लग जाती है, फिर हम करने जाते हैं टॉयलेट, ठीक है। और फिर टॉयलेट करके आते हैं, फिर थोड़ा रिलैक्स होते हैं। यहाँ से मूत्र मार्ग होता है, ये मूत्र मार्ग की एक नलकी से जुड़ा होता है और ये टॉयलेट हम वहां से कर देते हैं, है ना, टॉयलेट करते हैं, ठीक है। ये मूत्र रंध्र है, मूत्र रंध्र माने मूत्र मार्ग का छिद्र होता है। ये मूत्राशय है मानी ये टॉयलेट थैली होती है। ये मूत्र वाहिनी होती है मानी ये नलकी होती है जो मूत्र को मूत्राशय में लाकर रखती है, ठीक है ना। क्या लाकर रखती है, इसमें आप लोगों को पता होगा कि किडनी स्टोन हो जाता है, पता है किस किस को पता है किडनी स्टोन होता है, जिसका सबको पता है ना। कैसे होता है किडनी स्टोन, बताइए तो, है? जानते हैं, किडनी स्टोन हो जाता है, क्या हो जाता है, किडनी स्टोन हो जाता है। किडनी स्टोन का मतलब होता है किडनी के अंदर एक कैल्शियम कार्बोनेट की या कैल्शियम ऑक्जेलेट का पत्थर बन जाते हैं। इसमें क्या बन जाते हैं, पत्थर, ठीक है, किडनी के अंदर। और वो दूध के और क्या बोलते हैं अपने जो टमाटर खाते हैं उसमें तो ऑक्जेलेट होता है और दूध में कैल्शियम होता ही है, हाँ, उससे बन जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का पत्थर, ठीक है ना। और वो होते पत्थरी बन जाता है और फिर होता है, और बारे मरो रे किडनी में पत्थरी पड़ गई, क्या पड़ गई, पत्थरी पड़ गई। फिर डॉक्टर क्या करता है, अब इसका ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता, इसको लेजर से तोड़ने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, लेजर से तोड़ने की कोशिश करता है। क्या करता है मेरे भाई, लेजर से तोड़ने की कोशिश करता है, लेजर से तोड़ने कर निकालता है बाहर, क्योंकि यहाँ का ऑपरेशन कौन है ऐसे कहे, किडनी चाहे कटिया बर्बाद में जुड़ा कौन, ठीक है ना, क्या नहीं होती है, जुड़ती नहीं है ना, तो इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो क्या करता है, लेजर से तोड़ने का काम करता है।
लेजर से टूटता नहीं तो बोलता बियर पिया कर। हाँ हाँ, लोग बोलते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होता उनसे, ठीक है ना, उनसे भी कुछ नहीं होता है। लोग बियर वगैरह पीते हैं, उनसे भी ये कटता नहीं। किससे कटता है? पत्थर चट्टे के पत्ते से। पत्थर चट्टे का पत्ता पीते हैं सुबह सुबह, पता नहीं क्या क्या मिला के उसमें। लौंग होता है, एक छोटा सा पौधा होता है जिसका पत्ते होते हैं मोटी मोटी, पत्थर चट्टा बोलते हैं उसे, उसके पत्ते पीते हैं और उसके पीने से क्या हो जाती है? कट जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और टॉयलेट के मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाती है। चलो भाई पढ़ ही लिया, पढ़ना तो पढ़ोगे आगे न पाछ। हाँ, माँ बाप अतरा पीसा ही कट्टर लगा रहा था आपने, न पढ़ाएंगे कहीं पार पड़े रे मारा भाई। चलो आगे क्या है? मानी दूसरा सिरा खुला होता है और जिसमें मूत्राशय रंध्र होता है और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क मानी किडनी, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय, मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्य 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है, ठीक है ना। कितना? 1 लीटर से 2 लीटर तक। 1.8 लीटर का मतलब 2 ही मान लो, ठीक है। तो 2 लीटर तक, 1 से 2 लीटर तक मूत्र करता है या मूत्र टॉयलेट जाता है, ठीक है। मूत्र में 95% जल होता है। मूत्र में 95% क्या होता है भाई? पानी होता है। मूत्र में 95% क्या होता है? पानी होता है। और 2.5% क्या होता है? 2.5% होता है यूरिया। क्या होता है? यूरिया होता है। 2.5% यूरिया, नाइट्रोजनी पदार्थ है यूरिया, है ना। 46% क्या होता है? यूरिया में नाइट्रोजन होता है। 46% जो आता है ना अपना यूरिया, खाद जो देने के लिए होता है खेतों में, उसमें 46% यूरिया होता है। तो ये भी एक नाइट्रोजनी पदार्थ है। और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, ठीक है। हो यह हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना माने स्वेद आता है और स्वेद में जल और लवण होते हैं। बुझों ने देखा है कि गर्मियों के दिनों में प्राय पसीने के कारण कपड़े में सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों पर जहां अधिक पसीना आता है। विशेषकर उन स्थानों पर जहां आता है, अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। क्या स्वेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखे पानी ठंडा हो जाता है। इनका कारण यह है कि घड़ों के छिद्रों से रिसकर पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है और जब यह पानी बाहर वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। क्या करता है? ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क मानी जो किडनी है काम करना बंद कर देती है। ऐसी स्थिति ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क मानी किडनी के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। मानी ऐसा व्यक्ति ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। तथापि यदि कृत्रिम वक्र द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। और इस प्रकार रक्त के छनन की विधि को अपवहन या डायलिसिस कहते हैं। भाई जब आदमी की किडनियां खराब हो जाने तो उसका डायलिसिस किया जाता है। हिंदी भाषा में अपवहन कहते हैं, रक्त का अपवहन किया जाता है। अंग्रेजी में उसे बोलते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं? डायलिसिस मशीन के द्वारा किया जाता है। इसे आप समझे कृत्रिम गुर्दा भी लगाकर उसे करते हैं डायलिसिस, कृत्रिम गुर्दा, ठीक है ना। कृत्रिम गुर्दा एक तरीके से बोल सकते हैं, या कृत्रिम गुर्दे से क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है, ठीक है। जब अपनी किडनी खराब हो जाती है तब जाके, ठीक है। जो लोग शराब पीते हैं
जो लोग शराब पीते हैं ज़्यादा मात्रा में, वहाँ की किडनियाँ खत्म हो जाती है, लीवर खत्म हो जाता है, फेफड़ा भी खत्म हो जाता है, और बाद में मरेगा बेचारो। हैं, बेचारा नहीं होता है, क्योंकि सारा परिवार उसको बोलने के बाद भी वो नहीं समझता है कि भाई दारू पी बंद कर दे, पर माने कौन वहाँ है, वह तो पिएगो किडनियाँ खराब है होगी, गुर्दो खराब है होगो, फेफड़ा खराब है होगा, किडनियाँ की बीमारी है जाएगी, हाँ, और क्या बोलते हैं, लीवर की बीमारी हो जाएगी, और टीबी और रह जाएगी, लहरे अतरी सारी बीमारियां होगी। ज्यादा दारू पी बड़क जो उठते ही दारू पीता है ना, और सोते टाइम भी दारू पीता है, पूरे दिन दारू पीता है, उसकी हालत यही रहेगी। शराब पीने वाले, लीकर कंज्यूम करने वाले लोग होते हैं ना, लीकर, उनकी हालत ऐसी हो जाती है। समझ जाओ बेटाओ, बड़ा हो जाओ, जब थे दारू वारू मत पीजियो, मारी खेबो सुन लीजिए, मान लीजिए एक बार में, नहीं तो पीबे लगा ने बेटा था थे रोगा, था का घर खा रोगा, और था का बालक और रोगा, ठीक है ना, था का बालक था का घर खा भी तो न रोगा, और था का बालक भी तो नहीं रोगा, दूसरा न करो, लुगाई भी रोगी, दर दर मरगो, माने और मारगो, ठीक है ना। तो अतरा आदमी न रुआबा से पहले समझ लीजिए कि भाई आप दारू पानी नहीं पिए, समझे ना। आपने गांव की भाषा में समझाओ तो चौकी तरीका से बढ़िया फूट रही हो। चल, अच्छी लगती है मुझे मेरे गांव की भाषा। चले भाई, पहेली पहेली जानना चाहती है कि क्या अन्य जंतुएं भी मूत्र करते हैं? बिल्कुल, सब जंतु करते हैं मूत्र। कौन सा जंतु मूत्र नहीं करते? पक्षी नहीं करते पक्षी मूत्र नहीं करते है ना, ठीक है ना। वो यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड छोड़ते हैं, ठीक है ना। पक्षी क्या करते हैं? यूरिक एसिड छोड़ते हैं, वो मूत्र नहीं करते कोई सा भी पक्षी मूत्र नहीं करता है। बताओ कोई सा पक्षी मूत्र कर गया हो किसी के ऊपर? बीट करता है वो। और बीट क्या होती है? यूरिक एसिड होती है। क्या होती है? यूरिक एसिड होती है। कोई आदमी बता सकता है कि भाई मेरे ऊपर मोर या फिर कागला, कागला होता है ना कौवा, वो मूत्र करके चला गया, हाँ, कागला बीट करके चला जा सकता है ना। क्या करके चला जा सकता है? बीट करके चला जा सकता है, मूत्र करके नहीं जा सकता। कुत्ता ही मुँहता है ना गाड़ियों पे, है, और शराब पीकर गिर जाता है, उनके मुंह में भी वही करता है, ठीक है ना, टेस्ट देता है वही, हाँ, मजा आता है फिर उन लोगों को, आहा, ठीक है ना। चले, तो कभी भी जो पक्षी हैं टॉयलेट नहीं करते हैं, वो यूरिक एसिड जो होता है वो छोड़ते हैं, ठीक है। माने उनके द्वारा उत्सर्जित किया गया पदार्थ है जो मल है, वो यूरिक एसिड कहलाता है, ठीक है, जिसमें टॉयलेट भी होता है और उस जो क्या बोलते हैं, मल भी होता है, ठीक है। चलिए आगे। जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। माने जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट करने के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिकाओं के अपशिष्ट पदार्थों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। मछली तो भाई अमोनिया छोड़ती है। क्या छोड़ती है? अमोनिया, ठीक है, के रूप में उत्सर्जित करती है, सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी हो गया, छिपकली हो गई, सर्प हो गए, जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्ध घन मानी सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुख्यतः श्वेत या सफेद रंग का यौगिक मानी यूरिक अम्ल। क्या होता है? यूरिक अम्ल। मैंने अभी भी बोला था यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है, यूरिक एसिड होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ में यूरिया प्रमुख है। मानव द्वारा अपशिष्ट जो पदार्थ होता है उसमें यूरिया प्रमुख होता है। आगे आ गया पादपों में परिवहन। भाई देखा, आप किस किस में सीख लिया? जंतुओं में सीख लिया है, मानव में सीख लिया। अब पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है उसको भी आप जान लिया। आपने वीडियो खैर घणो लंबो बनगो, 1:25 को तो कोई बात कौन बनवा दी। पादपों में पदार्थ का परिवहन माने अध्याय 1 में आपने पढ़ा है कि पादप अपनी जड़ों यानी मूलों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। क्या कराते हैं? पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। कहाँ कराते हैं? पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाते हैं। अध्याय 6 में आपने यह भी पढ़ा है कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है।
सभी जीवों का जो भोजन होता है उनके लिए ऊर्जा का क्या होता है मेरे भाई, स्रोत होता है। तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन ग्लूकोज का ग्लूकोज का विखंडन ग्लूकोज का विखंडन ऊर्जा निर्मुक्त करता है, ऊर्जा छोड़ता है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करने में करती है। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं? पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते हैं पत्तियां द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? आगे है जल और खनिजों का परिवहन। भाई पौधे आपको पता है जल के साथ साथ खनिज तत्व भी लेते हैं। बिना खनिज तत्वों के वो जीवित नहीं रह सकते, बढ़ नहीं सकते, ग्रोथ नहीं कर सकते। इसीलिए वो क्या लेते हैं मेरे भाई, वो लेते हैं खनिज पदार्थों को लेते हैं, खनिज लवणों को लेते हैं। पादप मूल जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं, जिसमें मूल रोम मूलों में मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। किसमें रहते हैं? जल के संपर्क में रहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियां तक पहुंचता है? पादपों में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? पादपों में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? खोजों का विचार है कि शायद पादपों के सभी भागों में जल के परिवहन के लिए पाइप बने होते हैं, ऐसे कि हमारे घरों में जल की आपूर्ति के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? जल की आपूर्ति के लिए होते हैं। जी हाँ, वो जो सही है। पादपों में मृदा के जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिनियां होती हैं। वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती हैं। क्या बनाती हैं भाई? संवहन ऊतक बनाती है। कोशिकाओं की बनी होती है, लेकिन क्या बनाती है भाई? संवहन ऊतक बनाती है। क्या बनाती है? संवहन ऊतक बनाती है। कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के संपादन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होते हैं उसे जाइलम या दारू कहते हैं। ठीक है ना? यानी जल का परिवहन जाइलम, फलों का परिवहन फाइलम। ठीक है। चलिए भाई, आगे क्या है भाई? जल का जड़ों से पेड़ पौधे के सभी भागों में पहुंचना जाइलम कहलाता है। और फलों का मतलब होता है पोषक तत्वों का पत्तियों से पूरे पेड़ पौधे में पहुंचाने को फाइलम कहते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलम कहते हैं। तो जाइलम चैनलों नलियों का सतत जाल बना है जो मूल रोमों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है, और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया
जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा ही किया जाता है, जिसे फ्लोएम कहते हैं। ठीक है ना, फ्लोएम, फाइलम या फ्लोएम। फलों का मानी जो पोषक तत्वों का एक जगह से दूसरी जगह या पत्तियों से पूरे शरीर में, पूरे जो भागों में पेड़ या पौधे की पहुंचता है, उसे हम फ्लोएम कहते हैं। फाइलम में फ्लोएम, ठीक है ना, फ्लोएम कहते हैं। इस ये जरा देखो, ये पत्ती है, क्या है, पत्ती, ठीक है। और पत्ती नीचे वाली है ना, ठीक है, ये पेड़ है, ये है आपकी हो गई मूल रोम, है ना। ये जड़ होती है, जड़ के अंदर क्या होता है, मूल रोम होता है, जाइलम जिसे बोलते हैं। एक जाइलम बना हुआ है, ये तंत्र बना हुआ है, जिसे मूल रोम कहेंगे। क्या कहेंगे, मूल रोम कहेंगे। ये हो गया आपका पूरा पेड़, ठीक है। पेड़ों से जो जड़ें हैं उसमें पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है। क्या चढ़ता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है। मानी जल और खनिजों का परिवहन और मूल रोम के भाग में और किसी भी वृक्ष में, ठीक है ना, ये होता है। आगे है प्रकार, जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। पहली ने देखा है कि उनकी माँ भी अभी भिंडी और अन्य सब्जियां सूख गई हो तो वे उसे कुछ देर के लिए जल में डुबो देती हैं। वह जानना चाहते हैं कि उनमें जल कैसे प्रवेश करता है, ठीक है, उनमें जल कैसे प्रवेश करता है, ठीक है। चलिए, यानी होता रंगीन पानी में रखी गई शाकीय पौधे की टहनी। आगे लीजिए, पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। क्या, पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। पत्तियों की, आगे वो जो जानना चाहता है कि पादप क्यों मृदा में से अधिक मात्रा में जल अवशोषित करते हैं और फिर उसे वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकाल देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, पागल तो नहीं हो गया पेड़। चलिए, सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। कहाँ से वाष्पित होता है, जो पत्तियां होती हैं वहां से होता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से शोषण, अभिक्रमण माने खिंचाव विकसित होता है। और यह वैसे ही होता है जैसे आप स्ट्रो से जल का शोषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण यानी खिंचाव इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने के लिए भी सहायक होता है। भाई, जड़ से पादप के अंदर ऊपर की तरफ जो पानी चढ़ता है वो वाष्पो उत्सर्जन के कारण ही चढ़ता है। किसके कारण चढ़ता है, वाष्पो उत्सर्जन के कारण ही पानी ऊपर चढ़ पाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं चूषण या कर्षण बल। क्या कहा जाता है इसे ही, चूषण, क्या कहते हैं, अभिकर्षण बल या खिंचाव बल इसे कहते हैं। जिससे कि पत्तियों से ऊपर उठता है, जल निकल के जाता है, तो एक कर्षण बल तैयार करता है जो नीचे से ऊपर की तरफ पानी को चढ़ाता है। नीचे से ऊपर की तरफ पानी को क्या करता है, चढ़ाता है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सेशन था आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसमें कुछ विशेष प्रकार के शब्द हैं वो आपको समझने हैं, और एक और होगा इसमें कुछ, क्या आप जानते हैं, वो भी हमें पढ़ना होता है रोज। क्या आप जानते हैं ये जरा, ठीक है, जरा देखो, क्या आप जानते हैं। तो क्या आप जानते हैं रक्त का कोई विकल्प नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को शल्य क्रिया अथवा चोट लगने से रक्त की हानि होती है अथवा यह उनके शरीर में पर्याप्त रक्त नहीं बनता है तो उसकी आपूर्ति करने का मात्र एक ही तरीका है, रक्तदान। क्या है, रक्तदान। करने वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए रक्त का दान। रक्त की सामान्य आपूर्ति कम होती है क्योंकि बहुत कम व्यक्ति स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। यद्यपि रक्तदान करने से दाता की काम करने की शक्ति कम नहीं होती है और न ही उसके स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ता है। तो रक्तदान हमें करना चाहिए जिससे कि ब्लड हमारा पतला रहेगा तो हम स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। क्या रहेंगे, स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। रक्तदान करने से
हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार का बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है, और हमारे शरीर की ताकत भी कमजोर नहीं होती है। ऐसा सोचते हैं तो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि रक्तदान का मतलब होता है केवल 1 यूनिट या 2 यूनिट रक्तदान करना, 1 यूनिट और 2 यूनिट रक्तदान करना। हमारे शरीर के अंदर 5 से 6 लीटर रक्त होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है। जरा समझो इसको, कितना होता है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ठीक है ना, 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। और 1 लीटर में 1000 ml होता है। कितना होता है? 1000 ml। कितना होता है? 1000 ml। तो अगर हम 5 लीटर भी लगा के चले तो 5 लीटर में कितना हो जाएगा? 5000 ml हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5000 ml, ठीक है। जब भी हम रक्तदान करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो 2 यूनिट लेता है या 1 यूनिट लेता है, इससे ज्यादा हम रक्तदान नहीं कर सकते, और नहीं वो हमारा लेता भी है। हम जोरी करेंगे तब भी वो 3 यूनिट नहीं लेगा। कितने यूनिट नहीं लेगा? 3 यूनिट नहीं लेगा। और आपको पता है कि 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 200 ml। कितना होता है? 200 ml। अब मुझे बताओ, अगर 5000 ml के अंदर से 5000 ml के अंदर से अगर हम 200 ml बाहर निकाल देते हैं या किसी को दान कर देते हैं, तो क्या हमारे ब्लड पर कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। और अगर हम 400 भी कर देते हैं तो भी अपने बॉडी में 4600 ml ब्लड रहता है। पूरा ही थोड़ी निकाल रहा है वो, थोड़ा सा तो ले रहा है। समुद्र में से 1 लोटा पानी भर के निकाल लोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। नदी बह रही है और नदी में से 1 पानी लोटा भर के निकाल लिया तो क्या नदी खाली हो जाएगी क्या? नहीं ना। उसी प्रकार से हमारी बॉडी में भी रक्त में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है, और रक्त हमारे शरीर में रोज बनता है और रोज मरता है। रक्त कोशिकाएं रोज बनती है और रोज मरती है। जितनी रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर से हम देते हैं, डोनेट करते हैं, वो मात्र कुछ दिन में बन के तैयार हो जाती है। कुछ दिन में, मानी 2 4 5 10 दिन ज्यादा से ज्यादा, उसमें बनकर क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। तो हम क्यों ना डोनेट करें रक्त, है ना। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ये पूरा चैप्टर हमने शानदार तरीके से सीखा है, समझा है। आगे फिर अगला वाला चैप्टर आप और हम साथ मिलकर पढ़ेंगे, है ना। पादपों में जन्म, क्या पढ़ने वाले हैं? पादपों में जन्म। अगला चैप्टर 8वां चैप्टर वो पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से नमस्कार, अलविदा लेते हैं, है ना। चलिए मिलेंगे फिर अगले सेशन में। चैनल सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारा सपोर्ट करें, जिससे कि लोग हमारे साथ जुड़ सकें, ठीक है, हमारी फैमिली और बड़ी बन सके, ठीक है। चलिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज़्यादा हम और लेक्चर लेकर आएंगे आप लोगों को। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से अलविदा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।